एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों के लिए 12,681 करोड़ 75,82,000 रुपए के अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई। इस राशि में से सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 339 करोड़ 68,81,000 रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य खर्च के लिए 429 करोड़ 60,90,000 रुपए, वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 7,734 करोड़ 24,25,000 रुपए, जिला परियोजनाओं से संबंधित खर्च के लिए 208 करोड़ 65 लाख रुपए, वहीं ऊर्जा विभाग से संबंधित खर्च के लिए 2,634 करोड़ 17,38,000 रुपए और खनिज विभाग के से संबंधित खर्च के लिए 751 करोड़ 70,42,000 रुपए, वहीं जनसंपर्क विभाग से संबंधित खर्च के लिए 329 करोड़ 87,10,000 रुपए आवंटित किए गए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 192 करोड़ 32,68,000 रुपए और विमानन विभाग के लिए 61 करोड़ 49,28,000 रुपए का प्रावधान किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आजकल एक चलन सा हो गया है कि जो कोई भी किसी के विरुद्ध अधिकारी के खिलाफ बयान दे दे। हमारे 3 साल के शासनकाल में बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और किसी तरीके का ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी के खिलाफ बोलने पर किसी पर केस हुआ हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक्सप्रेसवे का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक शिवरतन शर्मा ने एक्सप्रेसवे मामले में निलंबित किए गए अधिकारियों के बारे में जानकारी चाही। वहीं इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि अधिकारियों का निलंबन मूल विभाग ने किया था। ताम्रध्वज साहू ने बताया कि जब निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गई तो इसकी जानकारी विभाग को भेज दी गई थी, जिस पर विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी में अनियमितता हुई थी, विभागीय जांच चल रही है, लेकिन जिम्मेदार जिन विभागों से आए थे उन विभागों को चिट्ठी लिख दी गई है। मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में जिस प्रकार से वहाँ पर करप्शन हुआ है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ और स्वीकार करते हुए इसमें सस्पेंड करने के सदन के अंदर घोषणा की गई। साथ ही सीओ का जो मामला आया जिला पंचायत बिलासपुर, उस विषय में उन्होंने कहा कि हम घोषणा करते हैं और उसके प्रत्याशा में अनुमोदन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को जहां केंद्र सरकार को जो भेजने की बात है केंद्र सरकार को भेजेंगे। एक बड़ा मामला था, पंचायत के सरपंच को 50,000 में जेल भेजने की बात हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार से सीओ के द्वारा करोड़ों का मामला जो उनको दिया गया बिना तकनीकी स्वीकृति, बिना प्रस्ताव पारित किए और जिस प्रकार से वहां पर अनियमितता बरती गई है, घोर भ्रष्टाचार है। आसंदी का निर्देश और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस बात। वहीं शून्यकाल में विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और सदस्य शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाते हुए सदन में कहा कि महासमुंद में पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम के घर पर चोरी हो जाती है, नया रायपुर में ग्रामीणों को होली के दिन बेदखली का नोटिस दिया जाता है, सूचना देने पर लाठीचार्ज होता है। वहीं वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पुलिस हर वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। इस मसले को लेकर सदन में हंगामा होता रहा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। और नई सरकार गठित होने के पश्चात माननीय मंत्री जी ने उसके निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए और 6 अधिकारियों को निलंबित किया। जांच रिपोर्ट 1 वर्ष में पूर्ण होनी थी, 3 वर्षों पश्चात भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है और 6 में 2 अधिकारियों को रिस्टेट कर दिया गया। ठेकेदार पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे लोक निर्माण विभाग की इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका संदिग्ध है। मैंने माननीय मंत्री से जानना चाहता था कि 2 अधिकारियों को जो बहाल किया गया है
तो उनको बहाल किस आधार पे किया गया? क्या उनको क्लीन चिट दे दी गई? कोई जवाब नहीं आया। बाकी 4 को बहाल क्यों नहीं किया गया? कोई जवाब नहीं आया। जांच की प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी? प्रक्रियाधीन है। कुल मिला के एक्सप्रेस हाईवे के मामले में सरकार पूरी तरह से लीपापोती करने में लगी हुई है। जो भी इसके लिए दोषी हैं, उन दोषियों को बचाने में लगी हुई है। कानून व्यवस्था पर भी आप लोगों ने चर्चा की। 18 फरवरी को महासमुंद में विकास शर्मा एसआई की हत्या होती है। अंबिकापुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी के यहाँ चोरी होती है। जांजगीर चांपा में चाकूबाजी की घटना होती है। रायपुर में एक 3 वर्षीय मासूम का अपहरण होता है। पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है और पुलिस अपराधियों को रोकने के बजाय जो नशे के व्यापार में लगे हुए हैं उनको संरक्षण देने में लगी हुई है। और अब तो स्थिति ये बन गई है कि खबर लोरमी से, जहां अचानक मार टाइगर रिजर्व एरिया के कर्मचारियों ने अपने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में जंगल की सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से एटीआर प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में एटीआर कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार साहू ने कहा कि लगातार संघ की लंबित मांगों को लेकर विभागीय अधिकारी और संबंधित मंत्री के पास रखी गई मांगे थी, जिसमें से अभी तक किसी तरीके की कार्रवाई कोई नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक कोई कार्रवाई न होने के चलते जो मजबूरन कर्मचारी हैं, 200 कर्मचारियों के करीब हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। एटीआर कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी प्रशासन 12 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों की तरफ से शासन के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया गया है। एटीआर कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोरमी में जो है इस वजह से वन विभाग के काम जो है वो उनमें परेशानी हो रही है। एटीआर कर्मचारियों का जो काम है उसमें बाधा पड़ने की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, विभाग को परेशानी हो रही है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी 12 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। आपको बता दें कर्मचारियों ने फिलहाल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनकी हड़ताल लगातार जारी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी से उन्होंने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है बात की है, लेकिन अभी तक मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये कर्मचारियों का कहना है। मुख्य 12 मांगे हैं और जिसमें सबसे प्रथम मांग ग्रेड पे परिवर्तन है। चूँकि हम 24 घंटे और 7 दिन ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा गेट पे बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हमारे गेट पे में सर्वप्रथम सुधार हो। दूसरा कि हम 2003 से 2012 के बीच हमारे साथी भर्ती हैं, उनका रिकवरी नहीं कर रहा है, उनका रिकवरी निकाला जाए। तीसरा हमारे दैनिक वेतनभोगी साथियों को नियमितीकरण किया जाए। और चौथा महाराष्ट्र सरकार की तरह हमें 5000 पौष्टिक और अनाज भत्ता, वर्ती भत्ते दिए जाए। मुख्य 12 मांगे हैं सर, और हम चाहते हैं कि ये मांगे जल्द से जल्द पूरी हो और जब तक पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। हम करीब 200 कर्मचारी हैं सर मुंगेली जिला से। दिलीप भी थी, इसमें किस तरीके से निर्णय लिया गया? 16 मार्च को अधिकारियों द्वारा बैठक लिया गया था। बैठक में किसी भी प्रकार के संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया था, जिसके कारण हमें मजबूरन आज आंदोलन करना पड़ रहा है। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय थे, हमारे सचिव सर थे वन विभाग के, और हमारे संघ के प्रांताध्यक्ष महोदय थे, संभाग अध्यक्ष महोदय थे। आंदोलन सर जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कि हम आंदोलन करते रहेंगे सर। क्या नाम है? दिलीप कुमार साहू, जिलाध्यक्ष वन कर्मचारी। वही बेमेतरा में आज के समय में 10 एम्बुलेंस जो हैं जिले में सेवाएं दे रही हैं। बेमेतरा जिले के एम्बुलेंस लगभग 8 साल पूरे कर चुकी हैं और सभी एम्बुलेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। इस क्रम में पीएचसी देवकर और जिला अस्पताल बेमेतरा की एम्बुलेंस का डेंटिंग पेंटिंग का काम भी शुरू करके उन्हें वापस सेवाएं देने के लिए तैयार कर दिया गया है, जिसको सीएमओ
SHO डॉक्टर केसरवानी के द्वारा यहां पर हरी झंडी दिखाई गई और अपने कार्य क्षेत्र में रवाना कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस बेमेतरा जिले की चलती हैं। बता दें कि कोविड काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेकों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सेवा देने वाली एम्बुलेंस अपने नए स्वरूप में वापस कर सेवा देने के लिए फिर से तैयार हो चुकी हैं। जिले में सबसे ज्यादा औसत प्रतिदिन सबसे ज्यादा केस करने वाले मामलों में बेमेतरा जिला पिछले 3 सालों से सबसे आगे है और सबसे ज्यादा औसत बेमेतरा की एम्बुलेंस चलती हैं। वहीं आगामी 2 से 4 महीने में सभी 10 एम्बुलेंस का डेंटिंग और पेंटिंग का काम पूरा हो जाएगा और सभी काम नए सिरे से शुरू कर दिए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेवा देने के लिए और तुरंत सेवा देने के लिए ये एम्बुलेंस तैयार रहेंगी। आपको बता दें बेमेतरा जिले में फिलहाल 10 एम्बुलेंस कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ एम्बुलेंस का नवीनीकरण हो चुका है, कुछ का होना बाकी है। जिनका होना बाकी है उनको लेकर काम जारी है और जब नवीनीकरण का काम पूरा हो जाएगा तो ये एम्बुलेंस जिले में सेवा देने के लिए तैयार होंगी। फिलहाल बता दें कि एक्शन में एम्बुलेंस दिखाई देंगी और जो एम्बुलेंस अभी तक जिनका नवीनीकरण हो चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनको CMHO की तरफ से जहां पर हरी झंडी दिखाई गई और उनके कार्य क्षेत्र में रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि कोविड काल में जो बेमेतरा की एम्बुलेंस है सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को ले जाने का काम किया। उस वक्त में जब लोग एम्बुलेंस के लिए तरस रहे थे, लोग अस्पताल पहुंचने के लिए तरस रहे थे बीमारी के दौर में, उस वक्त में बेमेतरा की ये एम्बुलेंस आगे बढ़कर लोगों की मदद के लिए काम करती हुई नजर आई और अब इनका नवीनीकरण यानी कि डेंटिंग पेंटिंग का काम हो गया है और जिनका काम पूरा हो चुका है वो वापस अपने कार्यक्षेत्र में दोबारा हरी झंडी दिखाने के बाद शुरू कर दिया गया है उनकी तरफ से काम। और जिन एम्बुलेंस की अभी जो नवीनीकरण है वो बाकी है, उनका काम हो रहा है। जल्द ही सभी 10 की 10 एम्बुलेंस को जो है बेहतर तरीके से काम करने के लिए उनका नवीनीकरण होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा, काम उनकी तरफ से शुरू कर दिया जाएगा जिले में। पिछले 2 सालों से प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस साल कोरोना पर नियंत्रण पाने के बाद सभी स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने के निर्देश दे दिए गए थे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा के निर्धारित केंद्रों पर यह परीक्षा ली गई, जिसके बाद उत्तर पुस्तिका को लोरमी थाने में जमा करा दिया गया। लेकिन शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के कड़े निर्देश देने के बावजूद भी उत्तर जो पुस्तिका है वो बिना किसी सुरक्षा के बाइक से मुंगेली विहार साउथ मुंगेली स्कूल में पहुंचाए जा रहे थे, जिससे शिक्षा विभाग पर जहां सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब सवाल लोनी थाना प्रभारी NB सिंह से किया गया तो उन्होंने बताया कि परीक्षा के समय सुरक्षा बल की मांग की गई थी, लेकिन जो परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको ले जाने के लिए विभाग की तरफ से कोई सुरक्षा की मांग नहीं हुई थी, इसलिए कोई सुरक्षा बल उन्हें नहीं दिया गया, जिससे शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। तो इस पूरे मसले में दोनों ही तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं अपने आप में विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसे में जब सुरक्षा को लेकर बात की गई थी तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर चूक कहां से रही, क्योंकि सुरक्षा केंद्रों पर व्यवस्था के लिए जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सुरक्षा के लिए बात की गई थी। पुलिस का कहना है कि वहां सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं को पहुंचाने के लिए सुरक्षा नहीं मांगी गई थी। तो ऐसे में जब विभाग ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पुलिस की लापरवाही है, तो वहीं पुलिस की तरफ से इन तमाम आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। उनके प्राप्त निर्देशों के अनुसार अपने स्वयं के वाहन से आंसर शीट लेकर जा रहे हैं। सर, ये आंसर शीट ले जाएंगे। हमसे सुरक्षा व्यवस्था के लिए, स्कूल की सुरक्षा के लिए मांग की गई थी, जो पेट्रोलिंग के माध्यम से परीक्षा संचालित परीक्षा तिथियों को पेट्रोलिंग के माध्यम से स्कूल में किया गया है। पेपर ले जाने और लाने के लिए हमसे मांग की गई थी। उनके जांजगीर के सक्ती थाना क्षेत्र के अमलडीहा गांव के पास बोराई नदी में नरहाथी के घुसने से कोहराम मच गया, जिसकी सूचना कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला के माध्यम से पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने बताया कि हाथी खरसिया के रास्ते जिले के सक्ती इलाके में एंट्री करने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया था। फिलहाल हाथी शांत है और नदी के तट के पास बैठा हुआ है।
किसी भी आपात स्थिति में वहां पर पुलिस और राजस्व की टीम मौजूद है। आपको बता दें, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। नरहाथी वहां पर पहुंचा है। अक्सर इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से देखने को मिलती हैं, जहां पर ऐसे जंगली जानवर वन को छोड़कर यहां पर पहुंच जाते हैं। अमलडीहा गांव के पास ये हाथी पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी के तट पर वो घूमता हुआ नजर आ रहा है पानी के पास। शायद वो पानी पीने के लिए नरहाथी वहां पर पहुंचा था, लेकिन लोगों में हाथी की वजह से डर का माहौल है। हाथी के डर से उनमें हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें वहां पर मौजूद है। अगर कोई आपात स्थिति होती है तो ये टीम यहां पर स्थिति को काबू करने के लिए काम कर रही है। फिलहाल पुलिस की टीम और राजस्व विभाग की टीम वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथी फिलहाल शांत नजर आ रहा है, लेकिन लोगों के मन में डर जरूर है कि उनके जान माल को किसी तरीके का नुकसान यहां पर ना हो। आपको बता दें, अमलडीहा गांव के पास नदी के पास ये हाथी घूमता हुआ नजर आया। लोगों में डर का माहौल रहा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि यह हाथी पानी पीने के लिए यहां पर पहुंचा था। फिलहाल शांत बैठा रहा और इसे लेकर सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राजस्व विभाग की टीम को भी बुलाया गया और मौके पर दोनों ही टीमें मौजूद रही और किसी भी आपात स्थिति से निपटने का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। वहीं खबर बलरामपुर से, जहां पर पुलिस की टीम ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने 2 वाहनों से अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों वाहनों से 21 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए सप्लायर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई गई है। बता दें कि शराब तस्करों की जानकारी पुलिस को लगातार मिल रही थी और इसी कड़ी में देर रात पुलिस की टीम ने शराब तस्करों की 2 गाड़ियों को रोककर घेराबंदी की और गाड़ी की जांच के दौरान पुलिस ने जब वहां पर चेकिंग की तो पता चला कि वहां पर शराब मौजूद है, जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। जब दोनों वाहनों में अंग्रेजी शराब की पेटियां निकाली गई, पुलिस ने तत्काल चालकों से इसके बारे में पूछताछ की। उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनकी निशानदेही पर पुलिस ने देर रात को मध्य प्रदेश में जाकर इस अवैध अंग्रेजी शराब के सप्लायर प्रकाश सिंह को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों का नाम अर्जुन प्रजापति और वीरेंद्र गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इन अवैध अंग्रेजी शराब को ईंट भट्टे के मजदूरों में सप्लाई करते थे और लगातार वो इस अवैध कारोबार में डूबे हुए थे। हमेशा से ही बस्तर के ग्रामीणों और सुरक्षा बल के जवानों में दूरियां रही हैं। इन दूरियों को कम करने और आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ ने 241 जो बटालियन है उसकी तरफ से कोयपाल गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बटालियन की तरफ से ग्रामीणों को मुफ्त में हेल्थ कैंप के जरिए इलाज करवाया गया। साथ ही ग्रामीणों को जरूरतमंद सामग्रियों का वहीं कमांडेंट ऑफिसर ए पद्मा कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही ग्रामीणों को पुलिस से जोड़ना है, ताकि वो बातें जो पुलिस और प्रशासन के पास नहीं पहुंच पाती वो प्रशासन तक आएं और साथ ही आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम दूसरे गांवों में भी कराए जाएंगे ताकि ग्रामीण पुलिस से जुड़ सके। साथ ही सीआरपीएफ जल्द ही भारत भ्रमण का आयोजन भी करेगी ताकि ग्रामीण बस्तर से बाहर निकलकर पूरे भारत का भ्रमण कर सकें। इसके अलावा सेना भर्ती नोडल अधिकारी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से जरूरतमंद सामग्री का वितरण करने से, शिक्षा प्रदान करने से लोगों के बीच में सामंजस्य बनता है, लोगों के बीच में समन्वय बनता है और इसी की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। सीआरपीएफ की 241 बटालियन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कोयपाल गांव में यह हेल्थ कैंप लगाया गया जहां जरूरतमंद ग्रामीणों को इलाज दिया गया। साथ ही जो जरूरत का सामान है वो भी इन्हें यहां पर बांटा गया। नागरिक है उनके साथ सुरक्षा बलों का रिश्ता कायम रखना है और उनका जो सुरक्षा बलों के प्रति जो है एक नॉर्मली होता है ना पुलिस से एक डर का वो ये रहता है, तो उसको चेंज करना। हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लान लगाया था। कुछ लोग जो है मैट्रिक के बाद पढ़ाई ख़त्म किया था उनको टेलरिंग ट्रेनिंग दिया था
और इस बार तो हम लोग ऐसा किया है जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे सरपंच से बात करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और सोलर लैंटर्न्स दे रहे हैं, तो क्योंकि गर्मी के टाइम में तो बिजली तो रहता ही नहीं है। जैसे कई लोग तो है बाहर भारत का भ्रमण करना चाहते हैं बच्चे, और कई तो मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर तो देखा नहीं है, तो उनको लिए भी हम कर रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स का जो है एक टूर्नामेंट आयोजन करने के लिए भी है। सिविक एक्शन का बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है बस्तर जिला आप जानते हैं, और शासन की योजनाओं को कई तरीके से पहुंचाने के लिए सिविक एक्शन से स्थानीय जो जनता है उसको आमंत्रित किया जाता है और उन्हें अपील की जाती है कि देश की मुख्य धारा से किस तरीके से जुड़ें, और ग्रामीण आते हैं उसको देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। हालांकि यहाँ पे इसके साथ साथ बहुत सारी वेलफेयर की चीज़ें होती हैं, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा होना है या अन्य कई चीज़ें हो जाती हैं, या कुछ चीज़ उनको उपयोग की चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सब देने के साथ साथ शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का अर्थ ये है कि आप किस तरीके से राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ें और अपने बच्चों को, अपने गांव को विकास की ओर ले जा सकें। बलौदाबाजार शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित गांव खपराडीह में सीमेंट के ऑयल टैंक में सुबह जबरदस्त आग लगने से टैंक ब्लास्ट हो गया। मौके पर काम कर रहे श्रमिकों ने अपनी जान बचाते हुए घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल दमकल विभाग की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रबंधन के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है, जिसके बाद पूरे मामले का साफ पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरी घटना क्यों हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर आग लगी, दूर तक इसके गुबार देखे जा सकते थे, जिससे पता चल रहा है कि कितनी भयानक ये पूरी घटना रही। ये फायर कॉल था लाइन 3 में। टायर ऑयल का एक टैंक है जिसमें फायर कॉल हुआ था, और ये घटना करीबन 11 बजे के आसपास की थी। आग थोड़ी सी बड़ी हो गई थी क्योंकि बाहर का भी जो टेम्परेचर है, गर्मी के कारण टेम्परेचर भी बढ़ा था, इसके कारण आग थोड़ी सी बड़ी हुई थी। लेकिन कंपनी के जो फायर डिपार्टमेंट है उनके मुस्तैदी से इनको कंट्रोल में कर लिया गया है। किसी भी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई मेडिकल इंजरीज नहीं हुई है। नुकसान का जायजा किया जा रहा है। आग लगने का जो कारण है उसकी भी छानबीन की जा रही है, और आग लगने का कारण अभी बता पाना थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, वो उसकी तहकीकात चल रही है। दूसरी चीज़, अगल बगल के प्लांटों से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। न्यू बस्टर से भी हमारे पास फायर टेंडर आ गया था। अल्ट्राटेक की 2 फायर टेंडर आई थी अपने पास, अंबुजा की भी फायर टेंडर आई थी। नगर पालिका की डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो मतलब। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।